हे माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आई होप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम लेक्चर लेकर आए हैं वो है आपका सेकंड कॉज फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट कॉज पढ़ा था, यानी कि आपका पॉलिटिकल कॉज पढ़ा था फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है सो प्लीज़ चेक दैट वीडियो ऑल्सो, ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड कॉज। तो जो हमारा सेकेंड कॉज था वो था सोशियो रिलीजियस कॉज। ओके, सो सोशियो रिलीजियस कॉज में हमारा जो सबसे पहला कॉज बना, उसका सबसे पहला कारण क्या था? इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम। ओके, तो कस्टम यानी कि हमारे रीति रिवाज। तो जो भी ट्रेडिशन थे, जो भी रीति रिवाज थे, उसमें इंटरफेयर करना या उसमें दखल देना। तो ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म हुए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सामाजिक सुधार हुए। क्यों? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल। इंडिया के जो लोग थे उनकी स्थिति को, उनकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे अबॉलिशन ऑफ सती 1829 में, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया 1856 में, और फॉर गर्ल्स वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारे सोशल रिफॉर्म थे जिनसे इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश हमारे ट्रेडिशन में इंटरफेयर कर रहे हैं, बिकॉज लड़कियों का उस टाइम तक एजुकेशन में उनका नॉर्मल एजुकेशन लेना वही बड़ी बात थी, और उनके लिए वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आना तो ये और भी बड़ी बात थी। तो इसलिए इंडियंस को लगा कि हमारे जो भी ट्रेडिशन है ब्रिटिश उनमें क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। ओके, सेकंड जो कॉज बना वो था आपका एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन। ओके, तो एप्रीहेंशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई डर पैदा होना, या आप कह सकते हो कोई शक या डाउट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इंडियंस जो हैं वो डाउट या डर में रहते थे कि जो भी ब्रिटिश जब भी कोई ब्रिटिश इनोवेशन करते थे, कोई भी ब्रिटिश जो इनोवेशन करते थे, उस टाइम पे जो इंडियंस रहते थे वो काफ़ी डाउट में रहते थे। क्यों? जैसे उस टाइम पे एक र्यूमर, एक अफवाह फैली कि जो टेलीग्राफ पोल जो लगाए जा रहे हैं वो इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि जो भी इंडियंस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हैं, जो भी उस टाइम पे जो भी इंडियंस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट है, उनको उसमें क्या करा जाएगा, उनको हैंग किया जाएगा, उसमें लटकाया जाएगा। ओके, फिर सेकेंडली क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ने, ये तो था, फिर उसके बाद जब ब्रिटिश ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा, तो जब ब्रिटिश ने रेलवेज इंट्रोड्यूस की तो इंडियंस को ये लगा कि अब सब कास्ट के लोग को एक साथ बैठना होगा। ओके, तो इस वजह से क्या होगा कि सारे अपर कास्ट को लोअर कास्ट के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि सब एक ही कंपार्टमेंट में बैठे होंगे, रेलवे कंपार्टमेंट में। तो उनको ऐसा लगा कि जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे जो कास्ट सिस्टम है, जो हमारे रिलीजन है, उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या था कि दिस डिफाई अवर कास्ट सिस्टम। ठीक है, ठीक, तो ये भी एक कारण बना, ये भी एक वजह बनी कि जो एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशन, ये भी एक वजह बनी फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद क्या था? द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या थी? देखो, ब्रिटिशर ऑफिसर जो थे वो काफी रूड और एरोगेंट थे टुवर्ड इंडियंस। ठीक है, क्योंकि वो खुद को इंडियंस से सुपीरियर, इंडियन जो लोग थे उनसे काफ़ी सुपीरियर मानते थे और इसलिए उनकी इंसल्ट करते थे। तो ये इंडियंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो लोग हमारे बीच में, और जो भी ब्रिटिश लोग जो थे वो हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेट करते थे, भेदभाव करते थे। इसीलिए ये भी क्या बना, एक एक सोशियो रिलीजियस कॉज बना फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, इसके बाद था करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके,
तो इसमें क्या हुआ कि जो पुलिस थी उस टाइम पे, जो पुलिस थी वो काफी करप्ट थी, और उस समय क्या था कि जो रिच पीपल होते थे, द रिच पीपल गॉट अवे विथ क्राइम। जो रिच पीपल होते थे वो क्राइम करने के बावजूद भी बच जाते थे, लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो उस टाइम पे उनको लूटा जाता था, उन्हें ऑप्रेस्ड, दबाया जाता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। ओके, और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, तो ये जो था, ये जो कॉमन पीपल जो वर्ड है यहाँ पे, ये कॉमन लोगों में, इंडिया के जो आम लोग थे उनके अंदर इसने एक रोष पैदा करा, एक एक रिसेंटमेंट पैदा करा कि अब हमें इस फॉरेन रूल के खिलाफ लड़ना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये भी एक क्या बनता है, आपका पॉलिटिकल कॉज बनता है फॉर आपका सोशियो रिलीजियस कॉज बनता है फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉज था वो था फेयर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया था। तो कैसे, 1829 में क्या हुआ, बंगाल गवर्नमेंट ने कलकत्ता का जो मदरसा था वहां इंग्लिश की क्लासेस को क्या करा, इंट्रोड्यूस किया। तो कलकत्ता मदरसा जो कि एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस चलाई गई। उसी तरह बनारस संस्कृत कॉलेज में आपकी इंग्लिश की क्लासेस शुरू करी गई। तो लोगों को ये शक पैदा हुआ कि जो ये वेस्टर्न एजुकेशन का जो एम है इंडिया में, ठीक है, कि जो ब्रिटिशर हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इसलिए नहीं प्रमोट करना चाहते कि वो लिटरेचर और साइंस को इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए प्रमोट करना चाहते हैं ताकि वो अपने चिल्ड्रन को, ताकि जो उनके जो बच्चे हैं उनको वो क्रिश्चियन बना सके। ठीक है, कि उनको वो एनकरेज कर सके, उनको वो उकसा सके कि वो क्रिश्चियन बन जाए। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिटिकल कॉज बना कि जो ब्रिटिश हैं वो शायद जो ब्रिटिश हैं वो ये चाहते हैं कि हिंदुइज्म से जो उनके बच्चे हैं कहीं क्रिश्चियन ना बन जाए। तो इसीलिए ये एक डर पैदा हुआ ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन, और इसलिए जो ये फेयर था वेस्टर्न एजुकेशन का वो एक कॉज बना फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, अब जो नेक्स्ट कॉज था, सोशल रिलीजियस जो कॉज था वो था टैक्सिंग रिलीजियस प्लेस। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि इंडियंस के जो सेंटिमेंट थे वो काफ़ी हर्ट हुए जब मंदिर मस्जिद की जो ज़मीन थी उस पर भी टैक्स लगाने की पॉलिसी आई। ठीक है, अब और जो उनके साथ जो फैमिली जुड़ी हुई थी, उस ज़मीन से जो फैमिली जुड़ी हुई थी, फॉर एग्जांपल आपके जैसे पुजारी हो गए, तो पुजारी की जो फैमिली थी, तो जो भी लोग उस ज़मीन से जुड़े हुए थे और जो भी लोग उस ज़मीन से जुड़े हुए थे और जो उनकी फैमिली थी जो उनसे उस ज़मीन से जुड़ी हुई थी, उनको ये लगा कि जो ब्रिटिशर हैं वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट से खेल रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है, रिलीजियस सेंटिमेंट से उनके खेल रही है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट था वो था लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जो सबसे आप कह सकते हो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज है फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो 1850 में हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, इसको जो आपका ये हिंदू लॉ ऑफ तो जो आपका ये हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी था इसे चेंज किया गया। किससे, ब्रिटिश क्या लेकर आई, द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, तो 1850 में द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को चेंज किया गया बाय द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। तो इस एक्ट में था क्या, इसके अकॉर्डिंग अ चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डिबार अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बेटा धर्म परिवर्तन करता है, अगर बेटा जो है हिंदुइज्म से कोई और धर्म परिवर्तन करता है, तो उसका जो पिता है वो उसे अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल
नहीं कर सकता, ना उसके फादर जो है उसे अपनी जो उसके फादर हैं वो अपने सन को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते। तो ये था आपका लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। तो यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्चुअल में इंडियंस को उकसाना चाहते थे कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले और हिंदुइज्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना लें। ठीक है, तो ये सारे कॉज थे आपके सोशियो रिलीजियस कॉज थे फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद इस नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलिट्री कॉज पढ़ेंगे और आई होप ये वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपकी स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ये जो वीडियोज़ है इसमें ये जो वीडियोज़ बन रहे हैं आपके लिए इसमें कंप्लीट नोट्स हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी करें। ओके, सो थैंक यू सो मच।